हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको देखने को मिल जाता है। फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ मिलता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरल का विलोम शब्द क्या है? तो गरल का जो विलोम शब्द होता है वह सुधा होता है, यानी अमृत होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम, ठीक है, यानी कि संस्कृत में प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है तत्सम होता है और उसको हिंदी में वैसे ही प्रयोग करें वह भी तत्सम ही होता है। तो यहाँ पर जो है आग, कड़ाह, चितेरा ये सभी नहीं है। यहाँ पर जो गोधूम लिखा गया है ऑप्शन ए वह करेक्ट हो जाता है, यह एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर, तो यहाँ पर हम यदि इसको हम तोड़ते हैं एज ए संधि विच्छेद करते हैं तो परम प्लस ईश्वर होता है। क्या होता है? परम प्लस ईश्वर होता है। तो ये जाकर क्या बनता है? परमेश्वर बनता है। तो यहाँ पर जो है गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। जो गुण स्वर संधि होती है इसमें आपको ए की मात्रा देखने को मिलती है और ओ की मात्रा देखने को मिलती है, इसी को गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द, तो देखिए हिंदी में दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अनार होता है, चना होता है, मोती होता है, प्यास होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न होता हो। ठीक है, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न होता हो उसको कूपमंडूक कहते हैं, यानी कुएं का जो मेढक होता है ना वह केवल कुएं का आकार जितना है उतना ही वह जानता है, उससे बाहर वह कुछ नहीं जानता है। तो वही है कि जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसको कूपमंडूक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से जो है क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना जो मुहावरे का अर्थ होता है बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। तो यहाँ ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शोभा से रोटी नहीं खाई गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? शोभा से रोटी नहीं खाई गई, यहाँ पर जो है कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर देखा जाए तो भाव प्रकट किया गया है। ठीक है, क्या प्रकट किया गया है? तो भाव प्रकट किया गया है। लेकिन यहाँ पर रोटी नहीं खाई गई तो यहाँ पर जो है आपका कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि रोटी खाना यहाँ पर क्या है? काम ही तो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है तो जो है देखिए देवासुर, यहाँ तो द्वंद्व समास है ही नहीं। देव और असुर यदि हम बात करते हैं तो देव यानी देवता हो गए और असुर यानी कि राक्षस हो गए। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास ही हो जाता है, क्योंकि जो द्वंद्व समास होता है एक दूसरे का विलोमार्थी होता है। प्रतिदिन में जो है यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, यहाँ बहुव्रीहि सॉरी अव्ययी भाव समास है। चंद्रभाल यानी कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो वहाँ पर जो है, ठीक है, चंद्रभाल, तो चंद्रभाल। और यहाँ पर देखिए गुरु सेवा, गुरु की सेवा, तो यहाँ पर जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाता है और यहाँ चंद्रभाल में बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है? डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर वाक्य में ही पूछ लिया है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर भगवान का रूप होते हैं वाक्य में संज्ञा पूछा है तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उस तालाब में पानी नहीं है वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। उस तालाब में पानी नहीं है तो यहाँ पर उस, ठीक है, यह वह, यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में जो है कौन सी क्रिया है? वैभव ने गुरुजी को जो है प्रणाम किया। वैभव ने गुरुजी को प्रणाम किया।
तो यहाँ पर जो है द्विकर्मक वाक्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैभव ने गुरु जी को प्रणाम किया। ठीक, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, जरा सी बात, तो यहाँ पर देखा जाए तो जरा सी यानी थोड़ी सी, थोड़ी का मतलब क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण बोधक क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न है अभिराम अविराम शब्द में जो है सही अर्थ कौन सा होगा। अभिराम अविराम, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता है अभिराम का मतलब क्या होता है, तो सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक, अविराम का मतलब निरंतर चलने रहना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, विनोद ने अभय को गाड़ी दी, विनोद ने अभय को गाड़ी दी, वाक्य में कारक का पहचान करना है। तो विनोद ने अभय को गाड़ी दी, तो यहाँ पर देखिए अभय को यहाँ पर रेखांकित कर देना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, तो अभय को तो संप्रदान को के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कर्म कर्ता ने कर्म को, ठीक है, संप्रदान को के लिए, ठीक, अपादान से अलग और करण से द्वारा होता है, संबंध काकी के रारीरे नानी ने होता है। अगला प्रश्न है कि पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है। पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चहचहा रहे यानी अभी चहचहा रहे हैं, तो वर्तमान काल तो है ये है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन आते ही खेलने लगा, वाक्य का प्रकार क्या है। रोहन आते ही खेलने लगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रोहन आया और खेल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है तो जो पोलोमी है। ठीक है, पोलोमी यह इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति भट्ट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, इन पंक्तियों में जो है कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो प्रतिपट कटक कटीले केते काटी काटी, तो यहाँ पर देखा जाए तो वी रस का प्रयोग किया गया है। कौन सा रस है, तो वी रस है। तो वी रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वह आश्चर्य होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा ग्लानि होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए यहाँ पर ज्योनार। ठीक है, ज्योनार जो लिखा गया है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, मेढक होता है, मेढक नहीं होता है, तो यहाँ यह भी गलत है। पिंजड़ा भी गलत है, टेक्स भी गलत है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए लड़के एवं लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। राधा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, यहाँ भी सही है। उसके प्राण निकल गए, ठीक है, सॉरी, उसके प्राण निकल रहे हैं, यह भी सही है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज, तो जहाँ पर यहाँ पर पहली पंक्ति का जो है पहली पंक्ति के समान ही दूसरी पंक्ति जहाँ पर कही जाती है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना की जाती हो। ठीक है, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु ऐसे शब्द होते हैं, उदाहरण में पहचान सकते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है और उनके कई सारे अर्थ होते हैं। ठीक है,
और जो उपमा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की समानता या समता की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके जो है 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। और वाचक शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? सम से सरिस, समान, सदृश, जिम जैसे, ठीक है, सासी से सम सरिस, ये सारे जो शब्द होते हैं ये वाचक शब्द होते हैं। किसी उदाहरण में ये दिख जाए आपको तो वहाँ पर आपको आंख मूंद के लगा देना है उपमा अलंकार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्जन्म में तो पुनर प्लस जन्म, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी है ना वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चिकनाहट में प्रयुक्त प्रत्यय है। चिकनाहट तो प्रत्यय पूछ रहा है जो पीछे लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह आहट प्रत्यय करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक वचन और बहुवचन शब्द युग्म सही नहीं है? एक वचन बहुवचन शब्द युग्म जो है वह आपका सही नहीं है। तो देखिए, नीति से नीतियाँ, ठीक है, गरीब से गरीबों, यहाँ पर गलत तो है। अबला से अबलाएं, घोड़ा से घोड़े, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका ना वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो योजक चिन्ह का जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। योजक चिन्ह क्या होता है? तो यह योजक चिन्ह है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। अर्धविराम क्या होता है? तो जो अर्धविराम होता है वह आपका बूंदी, उसके बाद ये ऐसे कॉमा रहता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? तो जो निर्देशक चिन्ह होता है वह आपका, जिसको हम लोग डैश कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर विवरण चिन्ह क्या होता है? तो कोई भी हम विवरण देते हैं तो वहाँ पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए अंबर का अनेकार्थी शब्द में अमृत आ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पर जो है छंद पूछ रहा है। तो देखिए गणनायक करिवर वदन में गिन लेते हैं मात्रा। तो यहाँ पर जो मात्रा है 1 1 2 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 1, तो 3 3 3 6 2 8 2 10 2 12 इसमें आ रहा है, ठीक है। गणनायक करिवर वदन, तो इसमें 12 मात्राएं आ रही हैं। चलिए इसमें आगे भी देख लेते हैं। तो करहु अनुग्रह होए सोए में, तो यहाँ पर देखिए ये तो कॉमा गलत लगा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 11 हो सकता है। तो 11 और 13 की यदि मात्रा होती है तब तो आपको जो है सोरठा अलंकार हो, सॉरी सोरठा छंद होएगा, ठीक है। कौन सा छंद होएगा? तो सोरठा छंद होएगा, ठीक। देखते हैं पहले जो चरण है उसमें, तो 2 1 1 1 1, सीधी में 1 1, होए में 2 1। चलिए तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11, तो 11 और 13 की मात्रा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर इसलिए सोरठा छंद प्रयोग हुआ है, ठीक है। यह एक अर्ध समात्रिक छंद है। सोरठे के उदाहरण को उल्टा कर दो तो दोहा, दोहे के उदाहरण को उल्टा कर दो तो सोरठा मिल जाता है। जो रोला होता है यह एक समात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? नरेश मेहता को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1992 में, ठीक। क्वेश्चन है आलोक पर्व, आलोक पर्व निबंध इनमें से जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आलोक पर्व जो है वह यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके द्वारा लिखा गया है आलोक पर्व, जिस पर इनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि चिता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? चिता के फूल कहानी के लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
ठा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है, टा ठा डा ढा अड़ा। तो यहाँ पर जो है ये सभी मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंठ में क ख ग घ अंगा होते हैं, तालव्य में च छ ज झ ञ होते हैं, दंत में त थ द ध न होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन जो है इनमें से कौन सा है यह आपको बताना है। तो जो आपके क्या होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, चा से लेकर पूरा का पूरा कचट तक, ठीक है, का से लेकर पा वर्ग तक जो होते हैं 25 व्यंजन, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रा, छत्रंग्यास्रा, ठीक है, छत्रंग्यास्रा, ये तो आपके मिश्र हैं, ठीक है, यानी कि संयुक्त व्यंजन हैं। यारा लावा, ठीक है, यह जो है आपके अंतस्थ व्यंजन है। शाखा साहा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। जो जा है ना, यह एक आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक। चलिए, यहाँ पर गद्यांश आ गया और यहाँ पर आपके 5 प्रश्नों के उत्तर इसी से देने हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं और इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पर हम आगे बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो ध्यान दीजिए, जो प्रश्न है यहाँ पर गद्यांश बहुत बड़ा है और इस गद्यांश के थ्रू आप 5 प्रश्न का आंसर देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गद्यांश के थ्रू कि शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। यह जो है आपका जो NEP 2023 है, ठीक है, NEP 2020 है, इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए खासकर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में भारत के पिछड़ने का क्या कारण रहा है। तो तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा में जो है भारत के पिछड़ने का जो कारण रहा है वह शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान नहीं किया गया, इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोग हिंदी में चिकित्सा एवं तकनीकी की पढ़ाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग, तो यहाँ पर जो है इनके अनुसार विद्यार्थियों को पुस्तकें सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य है कि अंग्रेजी भाषा ही निरंतर चलती रहे। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदी भाषा अपने उच्च शिखर पर पहुँचे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो मातृभाषा में शिक्षा, यह गद्यांश का उचित शीर्षक है। आखिरी प्रश्न है, सुगम का विलोम शब्द क्या है? सुगम का विलोम शब्द क्या है? तो सुगम यानी सही रास्ता, यानी सरल रास्ता, तो दुर्गम का मतलब कठिन रास्ता। तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 37 प्रश्न का फुल सोल्यूशन आपको देखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।